आज से ठीक 2 महीनों पहले 6 जून को दिल्ली का जंतर मंतर एक पूरी छावनी में बदल चुका था। न्यूज़ चैनल्स कह रहे थे कि ये गुस्सा पेपर लीक्स को लेकर है, लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई कुछ और ही थी। वो गुस्सा सिर्फ एग्जाम कैंसिल होने का नहीं था, वो सालों का इकट्ठा हुआ बहुत सारी चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन था। एक ऐसी जनरेशन का गुस्सा जो लगातार मेहनत करने के बाद भी एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए तरस रही है। सोचिए, आज एक वेल एजुकेटेड 24 साल का प्रोफेशनल अपनी आधी सैलरी रेंट में देकर मुंबई या बेंगलुरु के किसी क्रैम्ड ट्विन शेयरिंग पीजी में रहने को मजबूर है। और इसी फ्रस्ट्रेशन से आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इंडिया का हाउसिंग और रियल एस्टेट जेन ज़ी की पहुंच से सच में बाहर हो चुका है, या फिर ये जनरेशन एक्चुअली घर खरीदना ही नहीं चाहती। इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो घर आपके पेरेंट्स को उनकी 4 साल की इनकम में ही मिल जाता था, वो आज एक जेन ज़ी की पूरी लाइफ की रीच से बाहर हो चुका है। जब इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा फ्लैट्स बनकर खाली पड़े हैं, तो फिर भी बिल्डर्स और ज़्यादा लग्जरी अपार्टमेंट्स क्यों बना रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे वही जेन ज़ी जो अपने प्रोटेस्ट से देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को उनके घर का रास्ता दिखा सकती है, उनके लिए खुद का घर खरीदना एक डेलुलू क्यों है? आइए समझते हैं। वैसे आप में से बहुत लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मी एंड आवर टीम वुड बी रियली थैंकफुल इफ यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1, द ओल्ड डील। HDFC 1995 से एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा ट्रैक कर रही है कि एक कॉमन मैन की ईयरली इनकम के कंपैरिजन में प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी होती है। 1995 में ये रेशियो 22 टाइम्स था, लेकिन 2016 आते आते ये गिरकर अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पर आ गया, सिर्फ 4.1 टाइम्स। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर आप साल के 10 लाख रुपए कमाते थे तो ऑलमोस्ट 40 लाख में आपको एक डिसेंट घर मिल जाता था। ये वही 15-17 सालों की गोल्डन विंडो थी जिसमें आपके पेरेंट्स या बड़े कजिन्स ने अपना पहला घर लिया था। मार्केट का जो मैथ था वो पूरी तरह से बायर्स के फेवर में था। जॉब स्टेबल थी, EMIs बजट में आ जाती थी और इनकम की ग्रोथ घर के प्राइसेस से फास्ट ग्रो हो रही थी। उस वक्त सक्सेस का फॉर्मूला एकदम सिंपल और फिक्स्ड था। डिग्री लो, एक स्टेबल जॉब पकड़ो, लेट 20s तक अपना घर ले लो और 30s तक शादी करके सेटल हो जाओ। किसी हसल कल्चर या दूसरी इनकम स्ट्रीम की जरूरत ही नहीं थी। जेन ज़ी ने इस डील का अपना पार्ट तो पूरी ईमानदारी से निभाया, डिग्रीज ली, जॉब्स ली, लेकिन जब तक उनकी बारी आई तो डील का दूसरा हिस्सा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। चैप्टर 2, द रिपोर्ट कार्ड। अगर आपको भी लगता है कि जेन ज़ीज अपना बजट सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग और वीकेंड ट्रिप्स में उड़ा देते हैं, तो NSE का डेटा उस स्टीरियोटाइप को तोड़ देता है। 2020 में इंडियन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की मीडियन एज 38 इयर्स हुआ करती थी। आज ये गिरकर 33 इयर्स पर आ गई है। और सबसे बड़ा शॉकर ये है कि आज जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 60% लोग 30 से कम की एज के हैं। मतलब सोचिए, आपने या आपके दोस्तों ने अपनी पहली SIP कब शुरू की थी, या आपके पेरेंट्स ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट किस एज में स्टार्ट की थी? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा जॉब लगने के 5-6 सालों बाद, जब जिंदगी थोड़ी सेटल हो गई थी। लेकिन आज का 22 इयर्स का एक फ्रेशर अपनी पहली सैलरी आने से पहले ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहा है। FY 2026 में इंडिया में 7.2 करोड़ नए SIP अकाउंट्स खुले, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उन ऐप से आ रहा है जहां SIP सिर्फ 250 रुपीज़ से शुरू हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये आग सिर्फ मेट्रोस तक रुकी है। यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स में आज करोड़ों करोड़ नए अकाउंट्स खुल रहे हैं। जिस जनरेशन को हम फाइनेंशियली इलिटरेट कहकर डिसमिस कर रहे हैं, उस जनरेशन ने एक्चुअली फाइनेंस की डिसिप्लिन को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया है। ये लोग उस स्पीड से इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि कोई भी चीज़ इनके लिए वेट नहीं करेगी। और ये इंडिया को कैसे बेनिफिट करेगा, उस पर तो मैं आगे और बताऊंगा। तो अब यहाँ बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब डिसिप्लिन इतनी स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है, तो फिर आखिर ये लोग अपना घर क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? चैप्टर 3, द वैनिशिंग लैडर। 2018 में इंडिया में जितने भी नए घर बने, उनमें से 52% घर अफोर्डेबल कैटेगरी में आते थे। लेकिन एनरॉप और नाइट फ्रैंक के लेटेस्ट 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग आज ये अफोर्डेबल होम्स गिरकर सिर्फ 6% रह गए हैं। तो आज इंडिया में बिल्डर्स इतना क्या बना रहे हैं? सिर्फ लग्जरी होम्स। आज इंडिया के टॉप 7 सिटीज में लॉन्च होने वाले 50% नए घर 1.5 करोड़ से ऊपर की लग्जरी कैटेगरी में आते हैं। यानी जहां पहले हर 2 में से 1 घर आम आदमी के लिए बनता था, अब वही लैंड लग्जरी फ्लैट्स ने ले ली है। और अजीब बात यह है कि आज सिर्फ टॉप 7 सिटीज में 6 लाख से ज्यादा ऐसे फ्लैट्स बनकर तैयार है जो अभी तक बिके ही नहीं है। और ये कोई शॉर्टेज नहीं है, ये बहुत बड़ा मार्केट मिसमैच है।
बिल्डर्स अफोर्डेबल सेगमेंट में वापस इसीलिए नहीं आना चाहते क्योंकि लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें 45 लाख के फ्लैट से कहीं ज्यादा प्रॉफिट सीधा 2 करोड़ के लग्जरी फ्लैट में दिखता है। बिजनेस के हिसाब से वो गलत नहीं है, लेकिन इससे मार्केट में वो स्टार्टर होम, जो फर्स्ट होम का कंसेप्ट है, वो ही खत्म हो चुका है, जो आपके पेरेंट्स के टाइम पे इजीली अवेलेबल था। जेन जी ने घर लेना नहीं छोड़ा है, सच ये है कि उनकी रीच वाला घर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। पिछली जनरेशन के पास एक फिक्स्ड टाइमलाइन का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो अब पूरी तरह से टूट चुका है। ऊपर से एक और हिडन गेम चल रहा है कि आज मेट्रोज में प्रॉपर्टी प्राइसेस हर साल 25 से 30% बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप वहीं घर रेंट पर देते हैं तो रिटर्न सिर्फ 3 to 4% ही आता है। मतलब आज कोई घर रहने के लिए नहीं खरीद रहा, लोग सिर्फ उसकी प्राइसेस बढ़ने का वेट करने के लिए उसे खरीद रहे हैं। घर अब एक सपना नहीं, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनकर रह गया है। और इस पूरे ट्रैप में सबसे ज्यादा बुरी तरफ फंस रहे हैं वो 24 to 25 ईयर्स के प्रोफेशनल्स जो बेंगलुरु या मुंबई के किसी छोटे से पीजी में रह रहे हैं। डाउन पेमेंट के लिए उन्हें जितने पैसे सेव करने थे उतने तो उनके हर महीने रेंट देने में निकल जाते हैं। यहां आपको क्या लगता है, ये गलती जेनजीज की है या मार्केट की? वैसे जब मार्केट का सिस्टम आपके फेवर में ना हो तो आपको अपना खुद का लेवरेज क्रिएट करना पड़ता है, और वो लेवरेज आता है हाई इनकम स्किल्स और फ्यूचर रेडी एजुकेशन से। और उसी के लिए आपको AI, ML और डेटा साइंस से अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड के टॉप टियर सर्टिफिकेशंस और डिग्री प्रोग्राम्स आपके साथ जुड़े हैं। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 4, द स्टॉक मार्केट हाईजैक। आज से कुछ सालों पहले तक इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत फ्रजाइल हुआ करता था, क्योंकि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते थे हमारा मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर जाता था, क्योंकि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उस फॉरेन डंप को अब्सॉर्ब कर सके। पर अब गेम चेंज हो चुकी है। आज एज डिस्कस्ड करोड़ों लोगों की 250 से 500 रुपीज की मंथली SIPs मिलकर एक ऐसी सॉलिड दीवार बन चुकी है कि जिसे तोड़ना आसान नहीं है। 23 ईयर्स के लड़के की छोटी सी SIP लंदन में बैठे किसी बड़े फंड मैनेजर की मेगा सेलिंग को आराम से अब्सॉर्ब कर रही है। और इसका पूरा क्रेडिट ऑब्वियसली उन करोड़ों जेनजी इन्वेस्टर्स को भी जाता है जो मार्केट चाहे बुल रन में हो या क्रैश में बिना रुके अपनी SIPs कंटिन्यू कर रहे हैं, और इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग SIP इन्वेस्टर्स भी बन चुके हैं। लेकिन इस नई ताकत का एक बहुत बड़ा रिस्की साइड भी है, क्योंकि जिन लोगों के पास घर खरीदने के रास्ते नहीं बचे उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस FNO में घुस चुका है, जहां रिस्क सबसे ज्यादा होता है। और बचे कुचे पैसे BNPL, बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स उनके लाइफस्टाइल को फंड करने में खा रही है। पिछली जनरेशन के पैसे सॉलिड टेंजिबल चीजों में लॉक्ड थे, स्लो, सेफ और प्रिडिक्टेबल। इस जनरेशन के पैसे सीधा मार्केट में है, फास्ट, लिक्विड, पर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल। तो आयरनी देखिए, एक तरफ ये जनरेशन अपनी डिसिप्लिन से देश की इकोनॉमी को स्टेबल बना रही है, पर दूसरी तरफ खुद इनका अपना फाइनेंशियल फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा रिस्की हो चुका है। और इस रिस्क का बिल सिर्फ उनके बैंक अकाउंट पर नहीं, इनकी पर्सनल लाइफ पर भी फट रहा है। चैप्टर 5, द ट्रिपल क्राइसिस। आज इंडिया में मैरिज की मीडियन एज भले ही 23 इयर्स हो, पर अर्बन इंडियन वुमेन में यह नंबर बढ़कर 27 तक पहुंच चुका है। और रिसेंटली आई UNFPA की 2025 रिपोर्ट ने एक स्कैरिंग डेटा सामने रखा है कि इंडिया की फर्टिलिटी रेट अब 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिरकर 1.9 से 2.0 के बीच आ चुकी है, हिस्ट्री में पहली बार। और इसी रिपोर्ट की एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। इंडिया के ऑलमोस्ट 40% यंग लोग ये मानते हैं कि फैमिली स्टार्ट करना उनकी चॉइस नहीं, उनके पैसे है। इसलिए सोसाइटी का यह अजम्पशन बिल्कुल गलत है कि आज की जनरेशन शादी या जिम्मेदारियों से भाग रही है। डेटा साफ प्रूव कर रहा है कि ये लोग सब चाहते हैं, एस्पिरेशंस आज भी वही हैं, बस इन्फ्लेशन ने टाइमलाइन डिले कर दिया है। लेकिन, और ये थोड़ा पॉजिटिव वाला लेकिन है, कि एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी है। 2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में टॉप सिटीज में नए लॉन्च हुए घर सेल हो चुके हुए घरों से ज्यादा थे। मतलब सप्लाई आखिरकार डिमांड से आगे निकल रही है। इसका मतलब है कि बायर्स के पास पहली बार थोड़ा लेवरेज और नेगोशिएशन की गुंजाइश आ रही है। ऊपर से सेबी ने SM REITs जैसा नया फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया है, जहां छोटे इन्वेस्टर्स अब पूरा घर खरीदे बिना सिर्फ 10 लाख रुपए से रियल एस्टेट में पार्शियल ओनरशिप ले सकते हैं। सो ऑल इन ऑल एक चीज क्रिस्टल क्लियर है कि ये जनरेशन अपना काम कर रही है। जिस जनरेशन को ताने मारे जाते थे कि इन्हें बस स्विगी से ऑर्डर करना ही आता है, वही जनरेशन बिना किसी क्रेडिट के हमारे देश की इकोनॉमी को स्टेबल रख रही है। और पहली बार मार्केट खुद भी बेंड होना शुरू हुआ है। तो अगली बार जब भी कोई जेनजी को उनकी लाइफ चॉइसेस पर लेक्चर दे तो उन्हें सिर्फ इतना पूछिए कि अगर देश की सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली और सबसे डिसिप्लिन्ड जनरेशन भी पीछे रह जाए तो प्रॉब्लम इस जनरेशन की डिसिप्लिन में है या सिस्टम में।
बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।